तो इस पार्ट की शुरुआत में बो फैन उस शॉप पे एक स्क्रीन देखता है जिस पे लिखा था कि मुझे हाल ही में एंशिएंट मेडिसिन का एक फॉर्मूला मिला है, लेकिन उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स गायब हैं। तो जो कोई भी उन 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम बता देगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। ये देखकर बो फैन उस स्क्रीन के पास जाता है और सोचने लगता है कि वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हो सकते हैं। तभी उसे एक इंग्रेडिएंट का नाम मिल जाता है जिसे वो एक टैबलेट की मदद से स्क्रीन पर लिख देता है। ये देखकर वो केमिस्ट भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो निहायत ही गरीब हो, तुम्हें यहाँ लिखने की इजाजत किसने दी। जिस पर वो फैन उससे कहता है कि ये तो एक पब्लिक चैनल है ना, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। इस पर वो केमिस्ट कहता है कि जब से ये नोटिस यहाँ लगा है तब से कई एक्सपर्ट्स यहाँ आकर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी से भी ये सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर से एंशिएंट मेडिसिन में 10 से ज्यादा मेडिसिन होते हैं, तो तुम लक की मदद से ये चैलेंज नहीं जीत सकते, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी एक लॉटरी जीतने से भी कम है। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कोई भी सड़क से उठकर यहाँ नहीं आ सकता। तभी उस केमिस्ट की आवाज सुनकर उस शॉप का ओनर वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जिस पर वो केमिस्ट कहता है कि सर, इस गरीब लड़के के पास पैसे नहीं हैं और ये मेडिसिन खरीदने आ गया ताकि ये हमें परेशान कर सके। ऊपर से जब मैंने इसे भगाने की कोशिश करी, ये यहाँ आकर स्क्रीन पे लिखने लग गया। ये सुनकर वो शॉप का ओनर उस स्क्रीन को देखता है और उसे याद आता है कि अभी अभी जो 2 मेडिसिन लिखे गए हैं ये तो असली फॉर्मूले में भी यूज किए गए थे। इसलिए वो फैन से पूछता है कि क्या ये दोनों इंग्रेडिएंट्स का नाम आपने लिखा है। तभी वो केमिस्ट ओनर से कहता है कि हाँ, इसने अभी अभी ये लिखा है, पर आप गुस्सा मत होना, मैं अभी इसे हटा देता हूँ। ये सुनकर वो ओनर उस केमिस्ट को थप्पड़ मारता है और कहता है कि जल्दी से इनसे माफी मांगो। तो वो केमिस्ट ना चाहते हुए भी वो फैन से सॉरी बोलता है। तभी वो ओनर बो फैन से कहता है कि मैं भी इस लड़के की तरफ से माफी मांगता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है, पर क्या आप स्क्रीन पर लिखे फॉर्मूले को पूरा कर सकते हो। इस पर बो फैन हाँ करता है। तो वो शॉप का ओनर बो फैन को पेन पकड़वाते हुए कहता है कि प्लीज आप इसे पूरा कर दीजिए और मैं आपको इसके बदले $1 मिलियन दूंगा। इस पर बो फैन कहता है कि मैं तो इसे भरने वाला था, पर तुम्हारे इस केमिस्ट ने मुझे सड़क पर रहने वाले होमलेस से कंपेयर किया था, इसलिए आप किसी और से मदद मांग लेना, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। पर वो ओनर बो फैन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और केमिस्ट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, जल्दी से इनसे माफी मांगो और अगर इन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम अपनी नौकरी के बारे में भूल जाना। फिर वो केमिस्ट अपने घुटनों पर बैठकर खुद को चाटा मारने लगता है और बोलने लगता है कि मैं निहायत ही गरीब हूँ, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। तो ये सुनकर बो फैन उसे माफ कर देता है। तभी वो ओनर केमिस्ट से कहता है कि ये यहाँ मेडिसिन खरीदने आए थे ना, तो जल्दी से इनकी सारी मेडिसिन पैक कर दो, वो मेडिसिन मेरी तरफ से इनको गिफ्ट होगा। ये सुनकर वो केमिस्ट चौंकते हुए कहता है कि सर, ये तो बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन है। पर वो ओनर चुपचाप उसका काम करने को बोल देता है। इसके बाद वो बो फैन से कहता है कि प्लीज आप ये फॉर्मूला कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर बो फैन पेन लेकर सोचने लगता है कि आखिरी इंग्रेडिएंट कौन सा हो सकता है। तभी उसे इंग्रेडिएंट्स याद आता है और उसे स्क्रीन पर लिख देता है। तभी एक सॉफ्टवेयर उन सभी इंग्रेडिएंट से मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो ओनर कहता है कि अब की बार ये फॉर्मूला जरूर तैयार हो जाएगा। इधर वो केमिस्ट ये देखकर बोलता है कि आज तो चमत्कार हो रहा है। दूसरी तरफ वो ओनर बो फैन से कहता है कि मुझे बहुत याद करने पर पहले 15 इंग्रेडिएंट्स याद आए थे, लेकिन मैं इसके लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स भूल गया था और मुझे लगा था कि इस लाइफ में मैं इस फॉर्मूले को नहीं बना पाऊंगा। उसी वक्त वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताता है कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं उनसे कोई मेडिसिन नहीं बन सकती, इसलिए प्लीज इंग्रेडिएंट्स को बदलें। ये सुनकर वो ओनर चौंकते हुए बो फैन से कहता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, मुझे लगता है इस वजह से ये फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया। जिस पर बो फैन कहता है कि मेरे लिखे इंग्रेडिएंट्स में से कोई गलत नहीं है, जो 15 इंग्रेडिएंट्स आपने पहले लिखे थे उनमें से एक इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखा है और उसी वजह से फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखा है वो सही वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि हो सकता है कि मेरे से गलती हुई, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पुराना है। अब वो फैन वो पहले वाले इंग्रेडिएंट्स को सही कर देता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर दोबारा फॉर्मूला जनरेट करने लगता है, जिसे देखकर ओनर कहता है कि लगता है अब की बार सब कुछ सही जाएगा। जिसके बाद वो बो फैन से उसका नाम पूछता है। उसी वक्त कंप्यूटर बताता है कि ये फॉर्मूला सही है।
तो ये देखकर वो ओनर खुश होते हुए बो फैन से पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपके मास्टर कौन थे। इस पर बो फैन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरे मास्टर अब रिटायर हो चुके हैं। इस पर वो ओनर कहता है कि तुमने मेरी फॉर्मूला कंप्लीट करने में मदद की है, इसलिए अब मेरी बारी है एहसान चुकाने की। तभी वो केमिस्ट से कहकर सारी मेडिसिन मंगवा लेता है। साथ ही बो फैन को $1 मिलियन की चेक भी दे देता है, जिस पर बो फैन उससे कहता है कि मुझे ये मेडिसिन फ्री नहीं चाहिए, आप इसका बिल $1 मिलियन में से काट सकते हो। इस पर वो ओनर कहता है कि मैंने फ्री मेडिसिन देने का वादा किया था, इसलिए अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऊपर से आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए इस मेडिसिन का बिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आपकी मदद से मैं अपने एक दोस्त की जान बचा सकता हूँ। पर अगर फॉर्मूला बनने में थोड़े और दिन बीत जाते तो पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा बचता या नहीं। जिस पर वो फैन उससे कहता है कि क्या आप इस फॉर्मूले से किसी को ठीक करना चाहते हो। इस पर ओनर कहता है कि हाँ, मेरे एक दोस्त को लंग कैंसर है, अगर आज ये फॉर्मूला नहीं बन पाता तो पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा रहता या नहीं। तभी बो फैन उस ओनर से कहता है कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो मेडिसिन बनेगी वो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। इस पर वो ओनर कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैंने इस मेडिसिन के बारे में कई बुक्स में पढ़ा है। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि लगता है आपने कुछ गलत पढ़ा है, इस मेडिसिन को आप बनाओगे तो उससे बस पेन को कम किया जा सकता है, किसी बीमारी को नहीं। ये सुनकर वो ओनर दुखी हो जाता है, तो बो फैन उससे कहता है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, भले ही वो मेडिसिन लंग कैंसर को ठीक नहीं कर सकती, पर मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ओनर खुश होते हुए बो फैन को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि चाहे मेरे दोस्त के बचने के कितने भी चांसेस हो, पर आप मेरे साथ उसके घर चलिए। तो बो फैन इसके लिए मान जाता है। अब वो ओनर बहुत तेज ड्राइव करते हुए बो फैन को अपने दोस्त के घर ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो बो फैन से पूछता है कि आप मेरे दोस्त को कैसे ठीक करोगे। इस पर बो फैन कहता है कि मेरे पास लंग कैंसर के लिए एक स्पेशल मेथड है, जो कि है नीडल रिस्ट्रक्ट सोल टेक्निक। ये सुनकर वो ओनर हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी गाड़ी एक ट्रक से ठोकने ही वाला था कि बो फैन गाड़ी को सही समय पे साइड कर देता है और वो ओनर से कहता है कि प्लीज सेफली गाड़ी चलाइए। पर वो ओनर इस पर ध्यान ना देते हुए बो फैन से पूछता है कि क्या आप सच में इस टेक्निक का यूज करोगे। इस पर बो फैन हाँ करता है। तो ये सुनकर वो ओनर कहता है कि वो टेक्निक तो कमाल की है, मैंने कई बुक में पढ़ा था कि उस टेक्निक से मरते हुए बंदे को भी बचाया जा सकता है, आप सच में बहुत टैलेंटेड हो। अब वो फिर से गाड़ी अपने दोस्त के घर ले जाते हुए कहता है कि लगता है कि अब मेरा दोस्त जरूर बच जाएगा और फिर आपको उसकी फैमिली काफी बड़ा इनाम भी देगी। ये सुनकर बो फैन ओनर से पूछता है कि लगता है आपका दोस्त किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। इस पर वो ओनर कहता है कि हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दोस्त के 3 बेटे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं और इस पूरी सिटी में उनकी बहुत चलती है। लेकिन मेरे दोस्त की एक ग्रैंड डॉटर है जो कि बहुत ही बदतमीज है, इसलिए अगर वो आपके सामने आए तो प्लीज उसकी बातों का बुरा नहीं मानना। तभी वो ओनर फिर से गाड़ी ठोकने वाला था, पर वो फैन उसे फिर से बचा लेता है। अब वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उनको लेने ओनर का दोस्त का बेटा आता है और उस ओनर से कहता है कि मेरे फादर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, प्लीज कुछ कीजिए। इस पर वो ओनर कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं बो फैन को लेकर आया हूँ जो कि एक डॉक्टर है। जिस पर वो बेटा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। जिस पर वो ओनर कहता है कि तुम इसकी उम्र पर मत जाओ, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब वो बेटा उन दोनों को अपने फादर के पास ले जाता है, जहां वो ओनर बो फैन से कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त की मदद कीजिए। ये सुनकर बो फैन उस दोस्त की वीन चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां वो ग्रैंड डॉटर आ जाती है और बो फैन पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे दादाजी कितने बीमार हैं, तो तुम उन्हें ऐसे कैसे टच कर सकते हो। तभी वो बेटा उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि ये एक डॉक्टर है और मेरे फादर को ठीक करने आए हैं। इस पर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि ये ढोंगी एक डॉक्टर कैसे लग रहा है, इसकी एज तो देखिए। इस पर वो बेटा कहता है कि मिस्टर बो फैन एंशिएंट मेडिसिन के डॉक्टर है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि एंशिएंट मेडिसिन जैसी कोई चीज नहीं होती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ फॉरेन से मिस्टर गाओ को लेकर आई हूँ, जिन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर रिलीज किए हैं और बाहर इनका बहुत ज्यादा नाम भी है। वैसे तो मिस्टर गाओ बहुत बिजी रहते हैं,
पर मेरे बुलाने पर यह अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ आ गए। तो मिस्टर गाओ को देख के उसके बेटे को भी लगता है कि शायद ये उनकी जान बचा लेगा। तभी मिस्टर गाओ बोलता है कि आपको किसी सड़क छाप से आपके फादर का इलाज कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके फादर को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी वो बेटा ओनर और बो फैन से कहता है कि आप मेरी बेटी और मिस्टर गाओ के किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। तभी बो फैन कहता है कि क्योंकि अब नया डॉक्टर आ गया है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वो ओनर बो फैन को रोकते हुए कहता है कि प्लीज आप रुक जाए, मैंने इतने सालों में कई सारे एक्सपर्ट्स देख लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दोस्त को ठीक नहीं कर पाया। लेकिन बो फैन कहता है कि यहाँ तो सिचुएशन खराब हो गई है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि मेरे दोस्त की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है, अगर हम आज यहाँ से चले गए तो एंशिएंट मेडिसिन का नाम हर जगह खराब हो जाएगा। ये सुनकर बो फैन रुकने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए एंशिएंट मेडिसिन शॉप पर गया था, लेकिन उसके पास मेडिसिन खरीदने जितने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो केमिस्ट बो फैन की बेइज्जती करने लगा था। लेकिन तभी बो फैन वहां लगे एक चैलेंज को पूरा कर देता है, जिसमें उसे एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखना था, जिसकी वजह से मेडिकल शॉप का ओनर भी बो फैन से खुश हो गया था और इसी वजह से वो बो फैन को $1 मिलियन के साथ साथ उसके मेडिसिन फ्री में दे देता है। साथ ही वो बो फैन से मदद मांगता है कि वो उसके दोस्त को ठीक कर दे। तो बो फैन उसके साथ उसके दोस्त के घर चला गया था, जहां उन्हें उस दोस्त का बेटा मिला था। लेकिन तभी उस दोस्त की ग्रैंड डॉटर एक सीनियर डॉक्टर को ले आई थी और वो बो फैन से कह रही थी कि तुम मेरे ग्रैंडपा का इलाज नहीं करोगे। ऊपर से वो सीनियर डॉक्टर, जिसका नाम मिस्टर गाओ था, वो भी बो फैन की इंसल्ट करने लगता है कि ये सड़क छाप इसका इलाज क्या करेगा। ये सुनकर बो फैन वहां से जाने लगता है, लेकिन उस शॉप के ओनर ने बो फैन को रिक्वेस्ट करके रोक लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिस्टर गाओ उस बेटे से पूछते हैं कि क्या जो मैंने टेस्ट करने के लिए कहे थे उसका रिजल्ट आ गया है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर वो सभी टेस्ट रिपोर्ट मिस्टर गाओ को देती है और उनसे पूछती है कि मेरे ग्रैंडपा की हालत कैसी है, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत बीमार है, तुम उनके क्रियाक्रम की तैयारी करो। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर और वो बेटा शॉक हो जाते हैं। साथ ही वो ग्रैंड डॉटर मिस्टर गाओ से कहती है कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है मेरे ग्रैंडपा को बचाने का। तभी वो बेटा मिस्टर गाओ से कहता है कि आप तो इतने सीनियर डॉक्टर हो, इसलिए प्लीज कुछ कीजिए। अगर आपने मेरे फादर को ठीक कर दिया तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो डॉक्टर गाओ कहता है कि ये सच है कि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, पर हर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। ऊपर से आपके फादर की बीमारी लास्ट स्टेज पर है और उनकी एज भी हो गई है, जिसकी वजह से अगर भगवान भी आ गए तो वो भी उन्हें नहीं बचा सकते। इसलिए आप बस इनके क्रियाक्रम की तैयारी करो। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर रोने लगती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से काफी अटैच थी। तभी वो फैन डॉक्टर गाओ से कहता है कि तुम्हारा इतने सालों से पढ़ाई करने का क्या फायदा, जब तुम्हें एंड में पेशेंट की फैमिली को रुलाना ही हो और उन्हें बस क्रियाक्रम की सलाह देनी हो। ये सुनकर मिस्टर गाओ बो फैन से कहता है कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस है, कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता और अगर इन पर कोई इलाज ट्राई करने की कोशिश की तो पेशेंट की दर्द और बढ़ जाएगा। ये सुनकर बो फैन डॉक्टर गाओ से कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अगर इनका इलाज नहीं कर सकते तो कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर गाओ कहते हैं कि मैंने लंग डिसीज पर काफ़ी रिसर्च की है और मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, मैंने ऐसे काफ़ी केसेस फॉरेन में देखे हुए हैं, इसलिए मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं कर सकता। इस पर बो फैन कहता है कि मैं भी ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर गाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने ऐसा मजाक अपने पूरी जिंदगी में नहीं सुना। इस पेशेंट का इलाज करने का समय ही जा चुका है, इसलिए तुम कुछ भी ट्राई कर लो, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि मेरी एंशिएंट मेडिसिन की नॉलेज पेशेंट को जरूर ठीक कर सकती है। इसके बाद वो उस ओनर का दिया हुआ चेक बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस ओनर से $1 मिलियन जीते हैं।
ये सुनकर मिस्टर गाओ कहते हैं कि एडवांस मेडिकल भी इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, तो तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी एंशिएंट मेडिसिन काम आ जाएगी। ये सुनकर बो फैन डॉक्टर गाओ के पास जाकर उनसे कहता है कि मुझे एंशिएंट मेडिसिन और टेक्निक पर पूरा भरोसा है। इस पर डॉक्टर गाओ कहते हैं कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस पेशेंट को बिना और दर्द पहुँचाए ठीक कर दिया तो मैं एक बड़े न्यूज़पेपर में तुमसे माफ़ी मांगूंगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस पेशेंट का इलाज नहीं कर पाया तो मैं $1 मिलियन तुम्हें दे दूंगा। तभी वो बेटा उन दोनों का झगड़ा सुलझाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो ओनर बेटे को रोकते हुए कहते हैं कि अब क्योंकि मिस्टर गाओ मेरे दोस्त का इलाज नहीं कर सकते तो अब बो फैन को आजमाने में क्या बुराई है। अब बो फैन अपने चेक को उस बेटे के पास जमा करवा देता है ताकि अगर वो हारे तो वो चेक मिस्टर गाओ को मिल जाए। तभी वो ग्रैंड डॉटर खड़ी होते हुए बो फैन से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को हाथ नहीं लगा सकते, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। इस पर बो फैन उससे कहता है कि फिर तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा को मरने दोगी, क्योंकि अब मिस्टर गाओ तो उनका इलाज नहीं कर सकते। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि मैं डॉक्टर गाओ से भी बड़े एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, पर तुम मेरे ग्रैंडपा को टच नहीं कर सकते। तभी वो बेटा उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम गेस्ट से इस तरह से बात नहीं कर सकती। इस पर वो ग्रैंड डॉटर रोते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडपा बहुत बीमार है, इसलिए उन्हें परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो बेटा बोलता है कि बो फैन को तुम्हारे ग्रैंडपा के दोस्त यहाँ लाए हैं तो तुम्हें उन पर भी ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर बोलती है कि वो तो इतने समय से मेरे ग्रैंडपा का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं पर इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जबकि वो तो इतने सीनियर है, तो मैं इस लड़के पर कैसे विश्वास कर लूँ। ये सुनकर वो ओनर ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम्हें किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। ऊपर से बो फैन ने हाल ही में इतने महीने पुराने एंशिएंट मेडिसिन को पूरा करा है। ये सुनकर वो बेटा खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फॉर्मूला तैयार हो गया तो जल्दी से दवाई बनाकर मेरे फादर को दे दो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी मिस्टर गाओ बोलते हैं कि मैंने भी उस एंशिएंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, पर वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो बस बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करती है। इसलिए मैं बो फैन से कहना चाहता हूँ कि तुम उस फॉर्मूले की मदद से इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। ये सुनकर बो फैन कहता है कि किसने कहा कि मैं उस फॉर्मूले का यूज करके पेशेंट को ठीक करूंगा। इस पर मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट की फैमिली को भरोसा कैसे दिलाओगे कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। इस पर वो फैन कहता है कि मैं एक बार पेशेंट को चेक करके उनके बारे में कुछ बताऊंगा, अगर जो भी मैं कहूंगा वो सच हुआ तो ग्रैंड डॉटर मुझे इलाज करने देगी और अगर वो गलत हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को चेक करने के लिए बस देख सकते हो, उन्हें छू नहीं सकते, और अगर चेक करने के बाद तुम्हारा एक भी सेंटेंस गलत हुआ तो तुम यहाँ से चले जाना। अब बो फैन अपनी स्पेशल आइज की मदद से पेशेंट की बॉडी को चेक करने लगता है। साथ ही वो पेशेंट के हर बॉडी को डिटेल में स्कैन कर रहा था, जिसके बाद वो बोलता है कि इस पेशेंट को जवानी के दिन में इसकी लेफ्ट लंग के पास गोली लगी थी, जो कि इतनी सीरियस इंजरी तो नहीं थी, पर आराम ना करने के कारण उनकी वो इंजरी हील नहीं हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अल्कोहल पीना भी शुरू कर दिया था और इसी की वजह से आज इन्हें ये बीमारी हुई है। साथ ही बो फैन उस पेशेंट के लंग के पार्ट के बारे में डिटेल में बताने लगता है। ये सुनकर डॉक्टर गाओ हैरान होते हुए वो रिपोर्ट चेक करने लगता है। तभी वो ओनर डॉक्टर गाओ से कहता है कि क्या हुआ, रिपोर्ट में वही है ना जो बो फैन बोल रहा है। तभी वो ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि ये सब कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें जरूर शॉप के ओनर ने पहले ही मेरे ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, जो सब तुम यहाँ बता रहे हो। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तभी बो फैन उसे रोकते हुए ग्रैंड डॉटर से कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे बारे में भी बता सकता हूँ। इसके बाद बो फैन अपनी स्पेशल आइज की मदद से उस ग्रैंड डॉटर को स्कैन करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तुम बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हो, लेकिन तुम्हारी लेफ्ट लेग पर एक छोटा सा कट लगा हुआ है जो तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए लगा था। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर भी इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण बरसात के दिन में तुम्हें लेफ्ट शोल्डर में दर्द होता है। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पर वो फैन कहता है कि मुझे तो वो सब भी पता है जो अगर मैं यहाँ बताऊं तो तुम शर्मा जाओगी। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर गुस्से में उसे चुप रहने को बोलती है, तो वो फैन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया और क्या मैं अब तुम्हारे ग्रैंडपा को चेक कर सकता हूँ।
इस पर वो बेटा हाँ करते हुए कहता है कि आपके पास तो कमाल की एबिलिटी है कि आपकी आंख में एक्सरे मशीन फिट है, पर बो फैन कुछ नहीं बोलता। तभी वो शॉप ओनर बो फैन से कहता है कि अब तुम इनका इलाज कर सकते हो। ये सुनकर बो फैन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर कहता है कि दुनिया में कई सारी बीमारियां हैं जो कि इविल स्पिरिट की वजह से होती है। इन्हें अगर खत्म कर दिया जाए तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज मैं 9 सोल रिवाइविंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस इविल स्पिरिट को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे उस टेक्निक के अलावा भी एक और टेक्निक की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ उस टेक्निक से पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। अब बो फैन एंशिएंट डॉक्टर की दी हुई बुक में से उस टेक्निक को ढूंढने लगता है, जहां उसे एक डिवाइन पावर कॉन्डेटेशन नाम की टेक्निक मिल जाती है। इसके बाद वो नॉर्मल वर्ल्ड में आकर अपनी नीडल्स को बाहर निकाल लेता है और उनमें से एक नीडल को पेशेंट की बॉडी पर लगाता है, जिसे देखकर उस शॉप ओनर का मुंह और आंखें दोनों के दोनों खुले रह जाते हैं। तो वो बेटा उनको बोलता है कि आप इतने हैरान क्यों हो। इस पर वो ओनर कहता है कि ये 9 नीडल सोल रिवाइवल टेक्निक है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ये टेक्निक बहुत पहले ही खो चुकी थी, और जब भी मैं इस टेक्निक के बारे में उनसे पूछता था तो वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देते थे। पर मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लड़का इतनी यंग एज में ये टेक्निक जानता होगा। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर शॉप ओनर से पूछती है कि 9 नीडल टेक्निक की कोई स्पेशल बात है। इस पर वो शॉप ओनर कहता है कि ये टेक्निक एक सुप्रीम टेक्निक है। इसके बारे में हर एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है। साथ ही इन नीडल को चमत्कारी नीडल कहना भी गलत नहीं होगा। तभी बो फैन एक नीडल पेशेंट की बॉडी में लगा देता है, जिसे देखकर शॉप ओनर कहता है कि ये 9 नीडल्स बॉडी की एनर्जी को और बढ़ाती है और बोन्स को मजबूत करती है, और ये भी माना जाता है कि ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। उसी वक्त बो फैन देखता है कि वो इविल स्पिरिट पेशेंट की बॉडी से बाहर आ गई है, लेकिन तभी मॉनिटर पे पेशेंट की हार्ट बीट खत्म होने लगती है, जिसे देखकर वो ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी बो फैन उसे चुप कराते हुए 3 और नीडल पेशेंट की बॉडी में लगा देता है, जिसके कारण वो इविल स्पिरिट पूरी तरह बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे सिर्फ बो फैन ही देख पा रहा था। अब बो फैन अपनी नीडल से उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा करते ही पेशेंट की हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो जाती है। मिस्टर गाओ बो फैन से बोलता है कि तुम सच में एक डॉक्टर हो या तुम्हें सिर्फ कर्तव्य दिखाना आता है। तुम्हारे इलाज करने से पहले पेशेंट जिंदा तो था, पर तुमने तो उसे मार ही दिया। तभी बो फैन अपनी सारी नीडल निकालते हुए बोलता है कि अब ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुनकर मिस्टर गाओ बोलते हैं कि तुमने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो। इधर वो ग्रैंड डॉटर रोना शुरू कर देती है। तभी बो फैन मिस्टर गाओ से कहता है कि जो मैं देख सकता हूँ तुम जैसा नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। तभी बो फैन चुटकी बजाता है तो तुरंत ही उसके ग्रैंडपा की हार्ट बीट वापस आने लगती है, साथ ही वो होश में आने लगा था। इधर बो फैन सोचता है कि इस शहर में बीमारियां बहुत बढ़ गई है, लगता है कोई जानबूझकर इविल स्पिरिट का यूज कर रहा है। मैं उसका पता लगाकर उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो ग्रैंडपा अपनी पोती को रोते हुए देखकर कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझसे काफी दूर चले गए। इधर वो बेटा भी काफी शौक में था। दूसरी तरफ मिस्टर गाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो ग्रैंडपा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर गाओ उसे बोलता है कि हो सकता है कि ये सब बस थोड़ी देर के लिए हुआ हो, इसलिए आपको अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। ये सुनकर वो ग्रैंडपा मिस्टर गाओ से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, सिर्फ मामूली सर्दी जुकाम के लिए मैं अपना ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट करवाऊं। लेकिन तभी वो ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि प्लीज आप अपनी बॉडी टेस्ट करवा लीजिए, मुझे इससे अच्छा लगेगा। तो वो ग्रैंडपा इसके लिए मान जाता है। तभी वो बेटा बो फैन से कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हमें फुल बॉडी चेकअप कराना है, जिसमें टाइम लग सकता है। आप जब तक नाश्ता कर लीजिए। तो बो फैन इसके लिए मानते हुए नाश्ता करने के लिए जाने लगता है। आगे वो ग्रैंड डॉटर अपने दादा को सब कुछ बता देती है कि उन्हें कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें एक सीरियस बीमारी थी और वो काफी लंबे समय से कोमा में थे। तभी रिपोर्ट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल थी, जिसे देखकर मिस्टर गाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये सब इम्पॉसिबल है। पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल ही नहीं बल्कि उनका लंग कैंसर भी गायब हो चुका है, पर ये सब कैसे हो सकता है। तभी वो ग्रैंडपा डॉक्टर गाओ से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिट हूँ, लगता है तुम मुझसे पिटना चाहते हो। इधर वो शॉप ओनर बो फैन से बोलता है कि तुम्हारी 9 नीडल टेक्निक तो कमाल की थी, आखिरकार मेरा तुम पर विश्वास सच निकला।
तभी वो ग्रैंडपा शॉप ओनर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने लगता है, जिस पर वो शॉप ओनर बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हें बचाना तो चाहता था पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए तुम इस यंग लड़के बो फैन को थैंक यू बोलो क्योंकि इसी ने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर वो ग्रैंडपा बो फैन को थैंक यू बोलता है। तभी वो शॉप ओनर निराश होते हुए कहता है कि मैं उसे 9 नीडल टेक्निक को कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो 9 नीडल टेक्निक का नाम सुनकर वो ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुमने उसका यूज करके मुझे बचाया है, क्या तुम उसे दोबारा मुझ पर यूज करके दिखा सकते हो क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस पर वो फैन कहता है कि वो टेक्निक हेल्दी लोगों पर यूज नहीं की जा सकती। तभी मिस्टर गाओ चुपचाप वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बो फैन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुमने शर्त हारने पर कुछ करने के लिए नहीं कहा था। ये सुनकर मिस्टर गाओ कहता है कि मैं तो बस माफी वाला लेटर लिखने के लिए पेन लेने के लिए जा रहा था। तभी वो बेटा मिस्टर गाओ को एक पेन दे देता है, तो मिस्टर गाओ माफी भरा लेटर लिखकर बो फैन को दे देता है, जिस पर बो फैन उस बेटे से कहता है कि आप प्लीज इसे एक बड़े न्यूज़पेपर में छपवा देना। लेकिन तभी मिस्टर गाओ बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल मैं मीडिया में जाकर तुमसे माफी मांग लूंगा। अब वो वहां से जाने लगता है, जहां जाने से पहले वो ग्रैंडपा मिस्टर गाओ से कहता है कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, तुम ऐसे किसी को भी क्रियाक्रम करने की सलाह नहीं दे सकते। और मिस्टर गाओ मुंह बनाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो शॉप ओनर बो फैन से कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप इस लड़के को अपना मास्टर कैसे बना सकते हो। तभी बो फैन भी शॉप ओनर से कहता है कि आप बहुत सीनियर हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी काफी है, इसलिए मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई भी टेक्निक सीखनी है तो मैं आपको सिखा दूंगा। ये सुनकर वो शॉप ओनर कहता है कि मैं हमेशा से ही वो 9 नीडल सीखना चाहता था, इसलिए प्लीज मेरी एज को मत देखो और मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। अब शॉप ओनर के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।